हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। आप सभी स्टूडेंट की डिमांड थी कि भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय की वीडियो ऐसी बना दीजिए स्टूडेंट जो पॉइंट टू पॉइंट हो। तो स्टूडेंट कौन नहीं चाहता है कि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं या मुझसे पढ़ रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट जो अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि आपका भला हो। बताइए वो स्टूडेंट, कोई टीचर होगा ऐसा जो आपका बुरा सोचेगा? नहीं सोचेगा ना वो स्टूडेंट। तो इसी को देखते हुए स्टूडेंट मैंने ये प्रश्न को कलेक्ट किया, पीडीएफ बनाई, आप लोगों को लाइव क्लास दे रहा हूँ स्टूडेंट। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम आज मेहनत कर लेंगे तो कल की ये मेहनत हमारे काम आ जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मेहनत करना ज़रूरी है। अगर मेहनत नहीं करी हमने तो हमें दिक्कत आएगी। तो स्टूडेंट मैं इस वीडियो के अंदर आपको सभी गवर्नर जनरल, सभी वायसराय और लास्ट में बहु विकल्पीय प्रश्न भी लगवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, अफसोस ना करें कि किसी भी बात का। और स्टूडेंट ये पढ़ने का टाइम है, आप लोग पढ़ लीजिए एक साथ। आज इतनी गारंटी लेता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपसे एक भी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बचने का नहीं हो स्टूडेंट, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने ऐसी बुक से और ऐसे सेट से इन प्रश्नों को कलेक्ट किया है जिसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप भी मेरे साथ बने रहें एक बार और पूरी वीडियो को देखें स्टूडेंट। इसके बाद में इसके बहुविकल्प प्रश्न लगाएं, क्योंकि बहुविकल्प प्रश्नों से बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट। पहले हम थ्योरिकल पढ़ेंगे, हर पॉइंट को थ्योरिकल समझेंगे कि प्रत्येक पॉइंट में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि फैक्ट सबसे पहले चीज़ है, फैक्ट। अगर हमने फैक्ट को भूल गए तो सबसे दिक्कत आएगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम हमारी एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है स्टूडेंट। अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी दिसंबर तक हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहें और आप मेरे साथ देते रहें स्टूडेंट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, तो हमारा पॉइंट है कि भारत के गवर्नर जनरल। तो पहले हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, फिर वायसराय पढ़ेंगे। तो गवर्नर जनरल पहला, तो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड क्लाइव, 1757 से 1772 तक। पहला पॉइंट है कि लॉर्ड यानी क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। दूसरा पॉइंट है अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तीसरा पॉइंट है कि बक्सर का युद्ध इसी के शासनकाल में लड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया, तो आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव। किसके? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, तो ध्यान रखना है ये भी। और ये कब से कब तक बने रहे, तो 1757 से 1772 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट अगले हैं वारेन हेस्टिंग्स। सेकंड नंबर है वारेन हेस्टिंग, 1772 से 1785 तक रहे। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट में स्थापित किया गया। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एंजिला इम्पे था। कौन था? एंजिला इम्पे। ध्यान रखना स्टूडेंट, वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया। तो वह पहला गवर्नर जनरल था जिसे इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया। 1784 में विलियम्स जोन्स के साथ मिलकर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो 1784 में विलियम्स जोन्स के साथ मिलकर कौन सी सोसाइटी बनाई? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे नंबर 3, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक शासनकाल रहा। तो इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। जो सिविल सेवा के जनक है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो जाए आपका, इस बार पक्का हो जाए स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए और मैं आपको इसी वजह से दिन रात एक कर रखा मैंने, आपकी वजह से। ठीक है स्टूडेंट, आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। तो आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा ना किया करें कि आए और चले गए, आए और चले गए। स्टूडेंट पढ़ा करो और ऐसे पॉइंट है स्टूडेंट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें भारत में सिविल
सिविल सेवा का जनन किया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसने 1793 ईस्वी में बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में क्या किया? स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी? कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी। नंबर 4 लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। तो पहला पॉइंट है इसका कि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1801, वरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804। तो ध्यान रखना हो स्टूडेंट, जो हमारे सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे वो आपके सामने बताया मैंने, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, वरार एवं भोंसले। ठीक है, ध्यान रखना, और सिंधिया। नेक्स्ट अगला हेडिंग है नंबर 5 लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो 1828 से 1835 तक रहे। राजा राम मोहन के सहयोग से बेंटिंक ने नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा का अंत 1829, कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी का अंत 1830। तो ध्यान रखना हो स्टूडेंट, ये प्रश्न वेरी मोस्ट प्रश्न था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंक ने 17 नियमों को अंतर्गत सती प्रथा का अंत और 1829, कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी का अंत 1830। लास्ट है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, जहाँ रखना चार्ल्स मेटकॉफ। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड, इन्हें इसमें शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रखा। तो इसने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रखा। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि व्यापकता के सिद्धांत की नीति के से सतारा 1848, जैतपुर व संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा कुशासन के आरोप में अवध 1856 को कंपनी में मिलाया। तो ध्यान रखना है कि व्यापकता के सिद्धांत की नीति के सतारा 1848 में और यानी कि सबको इनमें मिला दिया गया है। स्टूडेंट किस किसे? सतारा को, जैतपुर को, संबलपुर को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को तथा कुशासन के आरोप में अवध को कंपनी में मिलाया गया। अगला पॉइंट है इसका कि झांसी को हड़पने के लिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति का प्रयोग किया गया। और रेलवे माइनूट 1853 में बम्बई से थाने तक रेल का परिचालन इसने भारत में रेल का जनक माना जाता है। तो ध्यान रखना है, इन्होंने 1853 में मुंबई से थाने के बीच भारत में रेल का जनक रेल चलाई थी, तो इसलिए इन्हें भारत में रेल का जनक भी माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 की स्थापना की। ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है कि इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन, पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग 1854 की स्थापना की। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा 1853 में शुरू की गई। ठीक है, तो भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1800 कलकत्ता से आगरा तक 1853 में शुरू हुई है। इसमें शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है भारत के वायसराय। तो ये थे आपके गवर्नर जनरल ऑस्टिन। अब पढ़ेंगे हम भारत के वायसराय। तो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखना, यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल है, भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग गवर्नर जनरल था। कैनिंग कौन था? गवर्नर जनरल। भारतीय विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माण किया। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कोलकाता, मद्रास और मुंबई की विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की। 1856 में विधा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और व्यापकता सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति का समाप्त कर दिया। और 1857 में विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग द्वारा उत्तर प्रदेश प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। तो 1871 में भारत की प्रथम जनगणना इनके अकॉर्डिंग हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? 1871 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। एक अफगान शेर खान ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर अंडमार की हत्या की। स्टूडेंट समझते रहें, बिल्कुल ध्यान से समझते रहें स्टूडेंट। कमेंट बाद में करना आप सभी, आप लोग पहले समझ लीजिए अच्छे से पॉइंट है स्टूडेंट। जब लास्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएंगे तो वहाँ आंसर देना। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के बारे में हमने बताया कि 1871 में भारत की जनगणना प्रथम जनगणना उनके शासनकाल में हुई। और एक अफगान शेर खान ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर अंडमार की हत्या की। लॉर्ड लिंटन।
तो महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1857 ईस्वी को केसर हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो लॉर्ड लिंटन के द्वारा किया गया उस टाइम। तो ध्यान रखना है कि महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 ईस्वी को केसर हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। वर्नकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का प्रतिबंध लगाया और सिविल सेवा परीक्षा में उम्र को घटाकर 21 से 19 वर्ष किया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 84। पहला पॉइंट है, इन्होंने स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में इनके उस लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। एल्बर्ट विल विवाद 1883 से 84 के कारण इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। तो ध्यान रखना, एल्बर्ट विल विवाद के कारण इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है। लॉर्ड डफरिन, अगले हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की स्थापना, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। तो ध्यान रखना हो स्टैंड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की स्थापना, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है स्टैंड, आप समझते रहें और पढ़ते रहें। लास्ट में वो विकल्प प्रश्न हैं, आप लगा के जाएँ। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। पहला पॉइंट है, सर एंड्रयूज फ्रेंजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं स्कॉट मॉनक्रिफ के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना। मेक डोनाल्डो की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन। 1903 में पुलिस विभाग की CID की स्थापना। ठीक है, ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत सर टॉमस रेल की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ। फूड डालो राज करो की नीति 1905 में बंगाल का विभाजन। तो उस टाइम ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में हुई थी। तो फूड डालो राज करो, तो फूट डालो राज करो के नीति की स्थापना 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो ध्यान रखना, नीति पर 1905 इसमें बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट वायसराय थे हमारे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इनके समय में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल का विभाजन हो गया। तो ध्यान रखना है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो 1905 से 1910 इनके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हो गया। तो कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में विभाजन। नेक्स्ट है, अगले वायसराय हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो सफ़र रहा 1910 से 1916 रहा। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने की थी। यह राजधानी अप्रैल 1912 ईस्वी में बनी। इसी दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। तो ध्यान रखना है, लॉर्ड हार्डिंग इन्होंने दिल्ली दरबार से 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। यह राजधानी अप्रैल 1912 ईस्वी में बनी। ठीक है, ध्यान रखना है, अप्रैल 1912 में बनी थी, मगर घोषणा जो कर दी 12 दिसंबर 1911 को कर दी थी। ठीक है, इसी दरबार से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं हिंदू महासभा की स्थापना। ठीक है, ध्यान रखना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या क्या हुआ कि 1916 में वाराणसी के मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं हिंदू महासभा की स्थापना हुई। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखना है, ये सभी इसी के शासनकाल में हुए। नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड अगले वायसराय हैं जिनका शासनकाल 1916 से 21 तक माना जाता है। इसी के समय में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग यानी कि अमृतसर हत्याकांड हुआ। तो कौन थे उस टाइम जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वायसराय। तो 1916 से 1921 के बीच इसी के समय में 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। क्योंकि जलियांवाला बाग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब कहाँ अमृतसर और ये हत्याकांड हुआ। इसी के कार्यकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी, इसी अधिवेशन में कांग्रेस समझौता हुआ। तो ध्यान रखना है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में 2 काम हुए, दोनों वेरी 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 मोस्ट हैं। पहला है कि इसी समय में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा है इसी के कार्यकाल में कांग्रेस का अधिवेशन 1916 ईस्वी में अधिवेशन में कांग्रेस लीग का समझौता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वायसराय हैं लॉर्ड विलिंगटन। तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल 1931-36 तक रहा। ध्यान रखना उस टाइम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना
इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना 1932 में हुई। 16 अगस्त 1932 को रेंजे मैकडोनाल्डो के विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। तो 16 अगस्त 1932 को रेंजे मैकडोनाल्डो के विवादास्पद सामाजिक पंचायत की घोषणा की। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथिगो। तो लॉर्ड लिनलिथिगो यानी कि अगले वायसराय थे, 1936 से 1944 तक रहे। इनका पहला पॉइंट है कि 14 जुलाई को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो ध्यान रखना है कौन से वायसराय थे जब जिन्होंने 14 जुलाई को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो लॉर्ड लिनलिथिगो ध्यान रखना है। तो लिनलिथिगो ने 14 जुलाई को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी का गठन किया। तो ध्यान रखना है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट है अगले वायसराय लॉर्ड वेवेल। वेरी मोस्ट क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है लॉर्ड वेवेल के, तो सही से पढ़ेंगे। तो लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 तक रहे। 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस का आयोजन किया। ध्यान रखना क्वेश्चन। तो 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। तीसरा पॉइंट है सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरा पॉइंट है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक संप्रभुता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये 3-4 पॉइंट जो थे हमारे वेरी मोस्ट थे। और स्टूडेंट आप समझते रहें अच्छे से और पढ़ते रहें। और स्टूडेंट आप लोग ही एग्जाम को फाइट करोगे अगर पढ़ोगे तो, ठीक है स्टूडेंट। देखो ऐसे आओगे कि आओ और गए तो आपको एक भी पॉइंट ध्यान नहीं रहेगा और आपको ये भी नहीं पता होगा अभी तक कि हमारे वायसराय कितने हैं और हमारे जो गवर्नर जनरल मोस्टली वो कितने हैं और किन के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। तो एक बार पढ़ लीजिए सही से, क्योंकि आप लोगों को सही से नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी मोस्ट 1947 से 48 तक रहे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन, ये कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 से 48 तक रहे थे। तो ध्यान रखना है कार्यकाल। तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। अगले थे सी राजगोपालाचार्य, ठीक है स्टूडेंट। हमारे क्या है सी राजगोपालाचार्य जो 48 से 50 तक रहे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य। तो ध्यान रखना है कि भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचार्य थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो ध्यान रखना ऑस्टन, यहाँ तक हमारे जो महत्वपूर्ण गवर्नर और जनरल थे और वायसराय थे उनके बारे में मैंने बताया। अब चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में एक बार सही से देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अब हमारे प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर लगाने हैं स्टूडेंट। अगर आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लगाए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है। तो पहला पॉइंट है कि दक्षिण भारत के मातंड वर्मा द्वारा वर्ष 1741 में कोलचेल के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया, ठीक है। तो दक्षिण भारत के मार्तंड वर्मा द्वारा वर्ष 1741 में कोलचेल के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। सन 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का पहला डाकघर बम्बई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तो सन 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का पहला डाकघर बम्बई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। वर्ष 1662 में पुर्तगाल के राजा ने कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से किया था तथा बम्बई शहर दहेज के रूप में प्रदान किया था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वर्ष 1662 में पुर्तगाल के राजा ने कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से किया था तथा बम्बई शहर दहेज के रूप में प्रदान किया था। 1857 क्रांति में ग्वालियर की सिंधिया, हैदराबाद के निजाम व भोपाल की सिकंदरा बेगम तथा अंग्रेजों की सहायता प्रदान की थी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथी नेताओं ने
तिलक, बिपिन चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय शामिल थे तथा नरमपंथी नेताओं में मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले एवं बनर्जी व नौरोजी का नाम प्रमुख था। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था नरम दल और गरम दल में, तो उसमें जो नेताएं थे वो थे तिलक और बिपिन यानी गरम दल में, और चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय शामिल थे तथा नरमपंथी नेताओं में मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले, एस बनर्जी व नौरोजी देसाई का नाम प्रमुख रूप से है। ठीक है, नौरोजी, ठीक है, ध्यान रखना है। 1951 में हुए भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। तो 1951 में हुए भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णवन जंतो की रचना नरसिंह मेहता द्वारा की गई। तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णवन जंतो की रचना नरसिंह मेहता के द्वारा की गई। तो स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी व्हाइट हुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ी थी। तो ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी व्हाइट हुड की उपाधि कहाँ छोड़ी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है, सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में की गई थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में की गई थी। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो ध्यान रखना है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा सन 1899 ईस्वी में मित्र मेला का प्रकाशन हुआ या प्रारंभ हुआ तथा 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा सन 1899 ईस्वी में मित्र मेला का प्रारंभ तथा 1904 ईस्वी में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। सन 1795 में और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने कन्या हत्या को घोषित किया। तो ध्यान रखना है, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने कन्या हत्या को घोषित किया। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में अलग एक मुस्लिम देश की मांग की। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में अलग एक मुस्लिम देश की मांग की गई। तो ये पॉइंट वेरी मोस्ट स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा सुझाया गया था। तो पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया? जो चौधरी रहमत अली खान के द्वारा सुझाया गया था स्टूडेंट। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयासों के लिए फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में के लिए फांसी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रशेखर ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद में सन 1931 में गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। तो चंद्रशेखर ने प्रयागराज इलाहाबाद में सन 1931 में गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारी थी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपनी गोली मारी थी, कब मारी थी? तो ध्यान रखना, प्रयागराज इलाहाबाद में क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, आपके प्रश्नों में स्टूडेंट, और एक बार आपने यहाँ पे पूरी यानी थ्योरी पढ़ ली है कि चंद्रशेखर ने प्रयागराज में सन 1931 में गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को सन 1931 में ही फांसी दी गई थी। तो ध्यान रखना है, भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को सन 1931 में ही फांसी दी गई थी। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर प्रसारित संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। तो सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर प्रसारित एक संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपिता है वो है। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो ध्यान रखना 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो पर प्रसारित एक संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। कितने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और स्टूडेंट, ये हमारे फैक्ट पूरे हुए। अब हमारे चलते हैं 1 लाइन प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए वेरी 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 महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखेंगे, अगला लास्ट पॉइंट है कि लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखना है, लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, देखेंगे और स्टूडेंट हमारा पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच
ईस्वी 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में किस मुद्दे के समर्थन में किए गए थे? अल्पसंख्यकों का आरक्षण, देशी रियासतों के अधिनियम, सीमा विवाद या शरणार्थियों की समस्या। तो बताएंगे नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में किस मुद्दे पर समाधान में किए गए थे? तो आप जानते हैं शरणार्थियों की समस्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया था? तो मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया था? रहमत अली रहमत अली है, मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद अली जिन्ना है, मौलाना अब मोहम्मद अली जो गौहर है। तो बताना है क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप किसने बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को हो जाएगा डी आंसर, मौलाना मोहम्मद अली गौहर। नेक्स्ट कमेंट करते रहे क्वेश्चन, आप कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप आंसर बताएं अगर आपको पता है तो। तीसरा प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उस समय निम्नलिखित में किस पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे? तो जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उस समय निम्नलिखित कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन, एम जिन्ना, लियाकत अली खान या शौकत अली। तो बताना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो जब भारत में लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उस टाइम पाकिस्तान में जो बने थे एम जिन्ना बने थे, बी ऑप्शन। ऑप्शन कमेंट करते रहो। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना संबंध नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना संबंध नहीं है? ऑप्शन देखो इन्हें कहते हैं, प्रश्न लगाइए आप। तो ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एन एम जोशी, लाजपत राय या बीबी गिरी या जोसेफ बख्तिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी, सी आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज दो अनुभावों में व्यक्त हो गया। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, इन दोनों अनुभावों के नेता क्रम से कौन थे? तो बताना क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और राधाकांत, देवेंद्रनाथ टैगोर और राधा कृष्ण। तो बताना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा ये आंसर, क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए और साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में जो पुलिस लाठीचार्ज में जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनके परिणामस्वरूप नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी, बाद में उन पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारियों को भगत सिंह और राजगुरु गोली से उड़ा दिया गया था? तो पंडित गोविंद पंत, लाला लाजपत राय, मंगल सिंह या मोतीलाल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। करिए कमेंट, क्वेश्चन बार बार आपसे नहीं कहना पड़े तो आप कमेंट करें, तो खुद ही करिए कमेंट। तो इसका आंसर जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? कानपुर षड्यंत्र से, अलीपुर षड्यंत्र से, काकोरी षड्यंत्र से या मेरठ षड्यंत्र से? तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किस से संबंधित है? तो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र से, किससे है? काकोरी षड्यंत्र से। नेक्स्ट है, भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में किस कथन पर विचार कीजिए? सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के जहांगीर द्वारा सूरत से कारखाना खोलने की अनुमति दी। पुर्तगालियों को उकसाने पर कैप्टन हॉकिंस को मुगल द्वारा आगरा से बाहर किया गया। कश्मीर की अपनी यात्रा पर फायदेमंद होकर फादर मानचेस्ट के अकबर के साथ यात्री की। उपयुक्त क्रम में कौन सा सही है? पहला, दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा। ऑप्शन एक बार और पढ़ लीजिए, पढ़िए सभी स्टूडेंट, तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसका एक भारत के ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था? तो कौन सा भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन के परिणाम नहीं था? भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योग का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, भारतीय समानतावाद का विनाश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने अच्छा कमेंट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, भारतीय सामंतवाद का विनाश। नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1931 के गांधी इरविन समझौता का अंश था? सत्याग्रहियों पर बर्बर हमला करने की दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, नेहरू का 1931 ईस्वी के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व, सम्मेलन की विषय सूची के सामुदायिक प्रदर्शन को हटाना,
आगजनी और हिंसा के दोषियों को छोड़कर बाकी सब राजनीतिक बंदियों की किस रिहाई। तो क्वेश्चन ध्यान बताना है कि जो आपका गांधी इरविन समझौता का अंश था, तो 1931 के गांधी इरविन समझौता का अंश कौन सा था? कि सत्याग्रहियों की बर्बर हमला करने के दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, पहला ऑप्शन। नेहरू का 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करना, सम्मेलन की विषय सूची का सांप्रदायिक प्रश्न से हटाना, आगजनी और हिंसा के दोषियों को छोड़कर बाकी राजनीतिक बंदियों को रिहाई। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन सभी जानते हैं कि आगजनी एवं हिंसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगजनी एवं हिंसा के दोषियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट, सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस किसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे, जिनके स्थापित किए थे? मार्टिन लूथर, उल्रिख जिवगली और इराइस्म या इग्नाइटस लोयला। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? सोसाइटी ऑफ जीसस। तो आपको ध्यान रखना है इग्नाइटस लोयला। ठीक है, क्वेश्चन ये पहले अच्छे से प्रश्न पढ़ लेना, अच्छे से कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो देखो नहीं पता होगा आपको इसका आंसर, तो दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन। तो पढ़ लिया करो एक बार, क्योंकि एक बार देख लिया करो बस क्वेश्चन की झलक, बस बाकी तो ईश्वर आपके साथ है। नेक्स्ट, सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कि इसका प्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया सत्याग्रह का। दूसरा है कि इसका प्रथम प्रयोग भारत के चंपारण में किया गया। तो सत्याग्रह, तो इसका प्रथम प्रयोग गांधी जी ने के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया। दूसरा ऑप्शन है कि इसका प्रथम प्रयोग भारत में चंपारण में किया गया। तो बताना है कौन सा, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा, ये ना तो पहला ना सेकंड। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी जानते हैं कि पहला और दूसरा सही है। कौन सा कदम? दोनों सही हैं और स्टैंड दोनों सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, पहला और दूसरा। नेक्स्ट, द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? तो द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्ट द्वारा लागू किया गया? वर्ष 1909 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1935 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वैत शासन गवर्नमेंट 1919 के। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1919 के। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन में एनसी के लेकर नहीं जुड़े थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा, ना तो पहला ना तो तीसरा। तो दोनों कथन पढ़ लीजिए। पहला कथन है कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, पहला ऑप्शन। दूसरा है होम रूल आंदोलन से एनसी केलकर नहीं जुड़े थे, तो दूसरा ऑप्शन। अब आपको बताना है कि कौन से सही, इन पर विचार करना है और बताना है। ऑप्शन ऐसे प्रश्न अगर आ गए ना तो हिला देंगे आपको, ध्यान रखना। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कि पहला सही है, केवल पहला, ध्यान रखना। 14 का ये। नेक्स्ट आगे देखेंगे। निम्न घटनाओं में से किस एक का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से नहीं था? स्टेट जनरल को आहूत करना, गिलोटिन, कौन कांड का युद्ध और टेनिस कोर्ट शपथ। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा कौन कांड का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधि से संबंधित नहीं है? मैडम HP ब्लात्वेस्की, मी एन ओम होम, कर्नल HS ओलाकार्ड या श्रीमती एनी बेसेंट। तो बताना है कि कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से गतिविधि से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर हो जाएगा, बाकी सभी संबंधित है, मी ए ओ होम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन कितना गजब क्वेश्चन अभी पढ़ाया आपको मैंने, बताइए। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन कमेंट करते रहे करें और ऑप्शन अच्छे से, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक भारत के सामान्यतः स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी निम्न में किसको माना जाता है? तो आधुनिक भारत में सामान्यतः स्थानीय स्वायत्तता शासन का अग्रणी निम्नलिखित में किसको माना? रिपन, लिंटन, मेयो, कर्जन। कमेंट करें ऑप्शन, कमेंट करें ऑप्शन सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिपन। कौन किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन वंग भंग को कब रद्द किया गया? अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन क्या नाम था उसका? वंग भंग को कब रद्द किया गया?
1911, 1914, 1917, 1919। 19 का क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मृत्यु लक्ष्मी, सरोजिनी नायडू। तो जिसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में हो जाएगा डी आंसर, सरोजिनी नायडू ने किया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, सरोजिनी नायडू ने किया था। नेक्स्ट परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसके प्रस्ताव किया था, किसने प्रस्तावित किया था। तो परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड या नेहरू रिपोर्ट। तो बताना है परिसंघ बनाने का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी आंसर, नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का वर्ष 1916 का अधिवेशन 1906 कांग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहां पर था। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो कांग्रेस का वह 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कि वह कहां का था। मुंबई, कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन कमेंट में क्या हो जाएगा। तो 1906 का अधिवेशन जो था क्वेश्चन वो कहाँ का था बताए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता का था। कहाँ का था, कलकत्ता। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज है इसके मात्र 3 प्रश्न और बचे हैं। पहला है 23वां, 24वां और 25वां। तो बताना है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मोहन लोहिया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप कमेंट करते रहें। अच्छा प्रश्न क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। करिए कमेंट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। क्वेश्चन में आपका वेट कर रहा हूँ, करिए कमेंट। तो जो भूदान आंदोलन किया था वो किसने किया था क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, विनोबा भावे ने किया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था। क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन साबरमती आश्रम मत लगा देना, कभी साबरमती आश्रम लगा दो। तो इसको डांडी से, कहाँ से, डांडी से। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सवर्णीय अभियान का आरंभ कहाँ से किया था। तो ऑप्शन नंबर 24 का डी आंसर हो जाएगा, डांडी से। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था क्वेश्चन अभी पढ़ाया मैंने आपको, बताएं कमेंट में। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था क्वेश्चन वो हुआ था हमारा वर्ष 1931 में। तो ये थे हमारे गवर्नर जनरल या वाइसराय और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करना क्वेश्चन। अब इससे आगे हम हिंदी के प्रश्न लेकर आएंगे, कुछ जीएस के प्रश्न लेकर आएंगे क्वेश्चन। बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहें क्वेश्चन, ऐसे ही फायदा उठाते रहें क्वेश्चन, क्योंकि आपको पेपर देना है और पेपर में क्वेश्चन आते हैं जानदार। आप लोग मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह इसी बार नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुआ हूं मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पोर्शन जीएस का है। जीएस में ही अगर आप बच्चों ने कमांड बना ली तो आपका कोई भी हराने वाला नहीं है आपको किसी भी एग्ज़ाम में। स्टूडेंट जिस एग्ज़ाम में जीएस आता है उसकी मैं वीडियो आपको रोज़ लगभग 200 प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आज की वीडियो में ऐसे प्रश्न भी हैं और स्टूडेंट जो आपको थ्योरिकल पढ़ने को मिलेंगे, जो आपकी अगली वीडियो इसी पार्ट में अगली नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्टूडेंट। ठीक है, तो और स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने ही प्रश्न हमारे आएंगे सामान्य जानकारी के, आपको पढ़ते रहना है, अच्छे से बने रहना है, आगे चलते रहना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। आज का पहला सेक्शन हमारा जीएस का रहेगा और जीएस में जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा स्टूडेंट। उससे पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक कर दें, एक भी लाइक बनता है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया है तो आप मुझे एक लाइक जरूर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट आज की सामान्य जानकारी। और आज के प्रश्न जो है हमारे वो वेरी 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 बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश जो आपका यूपी ट्रिपल पैट है उसकी तैयारी कर रहे हैं।
और क्योंकि उसके बाद जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तय कर रहे हैं वो भी पढ़ते रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको दोनों जीएस में पोर्शन आपका सेम होता है, चैप्टर सेम होते हैं, बट क्वेश्चन कहाँ से डाले यूपी पैड में तो वो आपको पता है कि हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए लाभकारी होगा। ठीक है स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया है तो वह कब किया गया है? 1950, 1951, 1952, 1956। तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और स्टूडेंट जो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1956 में। कब किया गया? 1956। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा? कोयला, लोहाश्क, तेल, हीरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फिर तेल के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं जैसे ही प्रश्न पढ़ूँ आप आंसर बताएं तुरंत, क्योंकि उससे ही फायदा ये होगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड लिपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया? यानी कि निम्नलिखित में किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया? नेहरू, गांधी, जीपी नारायण या एम एन राय। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो 1935 में संविधान सुझाव का प्रस्तावित किया था वो क्या था? एम एन राय ने। किसने? एम एन राय ने। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नंबर 5, वर्तमान कंप्यूटरिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो बताना है ASCII, होलरिथ कोड या EBCDIC या ISCII। ठीक है, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए आंसर। तो वर्तमान कंप्यूटर में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? ASCII। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन द रिवर स्प्रिंग उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? तो व्हेन द रिवर स्प्लिश नाम उपन्यास किसके द्वारा लिखा? अनुराधा राय, विक्रम सेठ, सोबरडे या स्टेरिंग कायर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आंसर होगा स्टेरिन कायर के। डी आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे। तो प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 7, 4, 6। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 6। कितने दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार? 6 दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देंगे, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, आर सैमुअल टर्मलिन्स या चार्ल्स बेबेज। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो किया है वो किसने किया था? ठीक है, तो ध्यान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा है त्रिचूर, कार्तिकाई, ओणम या पोंगल। तो बताना है जल्लीकट्टू के साथ कौन जुड़ा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है जल्लीकट्टू के साथ पोंगल जुड़ा है, पोंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा पंचायती राज निकायों में, पंचायती राज निकायों में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमारा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी ऑस्टन कब हुई थी? तो आप लोगों को सभी को पता है, ऑस्टन कमेंट कर दें। तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी ऑस्टन कब हुई थी? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑस्टन में क्या जाएगा? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। ठीक है ऑस्टन, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि पहली बार जो जनगणना हुई थी तो वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, पुजारी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? सभी जानते हैं कि कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है ये पूछा है। तो बाकी माली भी जुड़ा हुआ है, कुम्हार भी, पुजारी नहीं जुड़ा हुआ स्टैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुजारी नहीं है स्टैंड, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, नहीं है। ISDN, ठीक है, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, जहाँ है। ठीक है स्टैंड, ध्यान रखना है, जहाँ है।
क्वेश्चन नंबर के आंसर हैं 13 के। ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ संचालित होती है, केवल ध्वनि संचालित होती है, केवल वीडियो संचालित होती है, केवल डाटा संचालित होता है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो बताइए कमेंट में क्वेश्चन सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि ध्वनि, वीडियो एवं डाटा क्या हो जाएगा, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन है। तो क्वेश्चन इसका सभी को आंसर पता है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन है। एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बोजियर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे कमेंट कर दें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा एडविन लुटियंस, ए आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री BK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर अधिग्रहण किया गया। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा 54 हेक्टेयर, 56 हेक्टेयर, 62 या 52 हेक्टेयर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 52 हेक्टेयर। कितना, 52 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 2020, 2021, 2019, 2018। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं क्या होगा क्वेश्चन कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2019 की। कौन सी, 2019 की। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो 93 संविधान संशोधन, 95 संविधान संशोधन या 57वां संविधान संशोधन या 51वां संशोधन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि संशोधन केंद्र जो राज्य की मंत्रिपरिषद के जो मंत्री अधिकतम संख्या नियमित करता है वो करता है 91 संशोधन, यानी डी आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन में बिठाया गया। तो हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा कलनौर में। कहाँ बिठाया गया था, कलनौर में बिठाया गया था। लाहौर है, सरहिंद है, कलनौर है, काबुल है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया सी हो गया। ठीक क्वेश्चन सभी को पक्का समझ में आ रहा है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ। तो ऑप्शन बताने हैं कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध चुना गया था। तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण, KR नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र। आपके सामने चारों ऑप्शन है, क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है क्वेश्चन बताएंगे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा क्वेश्चन हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंग का वेग कितना होता है क्वेश्चन बताना है। यह है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन। तो बताने क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट, FM प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो FM प्रसारण बैंड के बीच होता है FM रेंज, VHF रेंज या UHF रेंज या उपयुक्त सभी। तो बताना है क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो FM प्रसारण बैंड के बीच क्या होता है, VHF रेंज होती है। कौन सी रेंज होती है, VFH रेंज होती है। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, 5 सेकंड प्रति मिनट सेकंड, 5 सेमी प्रति सेकंड, 3.75 सेमी प्रति सेकंड, 10 सेमी प्रति सेकंड या 4.76 सेमी प्रति सेकंड। तो बताना है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 4.76 सेमी प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। व्यू फोल्ट स्केल, क्यूसेक या रिएक्टर स्केल या एनीमोमीटर। बताना है क्वेश्चन, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा क्यूसेक क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी ने आंसर बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है, मेक है, नोट है, रिएक्ट है या हर्ट्ज है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा मेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा मेक। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम बेंजोएट। तो बताना है खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे स्टूडेंट। वेरी गुड स्टूडेंट, कमेंट करते रहें, ऐसे ही बढ़ते रहें आगे। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, जो अगर कोई नए स्टूडेंट है मेरे चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है स्टूडेंट। आपकी बदौलत है स्टूडेंट जो आगे बढ़ूंगा, ठीक है, आप मेरा साथ दें। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, पेरिक्सोस्कोप और या हाइड्रोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है वह पृथ्वी की पर्यावरणीय सतह है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परिवर्तित करती है। स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। कमेंट करते रहें स्टूडेंट और बताते रहें अपने आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताए सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा स्टूडेंट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। किस राज्यों में कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड। तो बताना है कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर के बारे में आप अच्छे जानते हैं कि क्या हो जाएगा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट करें क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923, 1924, 1925, 1922। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 1924 में बने, 1924 में। नेक्स्ट है क्रीमी लेयर संबंधित है बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से, दुग्ध उत्पादन से। तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित हो स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। क्रीमी लेयर किससे है? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2021 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHV परियोजना की शुरुआत की गई? तो असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो जो इसका आंसर सटीक हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि आ जाएगा मणिपुर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया है और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य ही बन गया है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, गोवा, महाराष्ट्र। ऑप्शन जहाँ कहीं बिलर है तो वहाँ थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम ध्यान रखें। मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, बहुत आराम से पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान रखे रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट आगे देखें लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है स्टूडेंट? नई दिल्ली को, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या कानपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो सभी जानते हैं कि हाँ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम वो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में झांसी के गरोठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई? 600, 800, 650 या 700। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सभी लोग जानते हैं, कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा 600 मेगावाट। क्या हो जाएगा? 600 मेगावाट। और स्टूडेंट आप पढ़ते रहें, आपको पक्का मिलेंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहें बस अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, आप लोग बस एक बार बने रहे मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना या रोहिताणु या हीमोग्लोबिन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो आप सभी जानते हैं रक्त जो लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण देता है। क्या हो जाएगा आंसर? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखेंगे 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल भाई बाथू गीत को राज्य गीत घोषित किया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सभी पता है कि इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? तो बताना है 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलेचिच को पराजित कर किसने जीता था? नोवाक जोकोविक, टिम
फुटेट्स या माइकल विनेस या डेनियल मेदवेदेव। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करें स्टूडेंट, अच्छे से कमेंट करते रहें अगर आंसर पता है तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा डी आंसर। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन जो आपको बहुत परेशान कर देते हैं। एक क्लास करंट अफेयर की लेकर आऊँगा आपके लिए बहुत जल्द। नेक्स्ट, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है बताना है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सभी लोग जानते हैं, कमेंट कर दें। तो पत्रकारिता, सिनेकला या खेल संपादकीय, साहित्य लेखन। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 का आंसर हो जाएगा पत्रकारिता में। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पत्रकारिता में संबंधित। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न है कि समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास होगा स्टूडेंट। तो बताइए भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट आपको सभी पता है, अगर किसी शब्द के शुरू में अनु आप्रत्यय भर यथा हर, अनु आप्रत्यय भर यथा हर अगर आदि शब्द जुड़े होते हैं तो अव्ययभाव समास होता है। तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो जो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक दिन बैठे बैठे वह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का फूट ना मिले। हिंदवी छूट और किसी बोली का फूट ना मिले, पंक्ति किस लेखक की है। मलिक मोहम्मद जैसी, मुंशी इंसान खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या मुंशी सदा सुखलाल। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा मुंशी इंसान खां। बी आंसर हो जाएगा मुंशी इंसान खां। नेक्स्ट है, निम्न में से कोई क्रिया विशेषण का अव्यय चुनिए। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो क्रिया विशेषण का अव्यय चुनना है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रात भर जागती रही, राधा रात भर जागती रही। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन जीवनी है। अतीत का जलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण। तो बताना है कौन सी जीवनी है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सभी लोग जानते हैं कि जो जीवनी है वो है आवारा मसीहा। कौन सी है, आवारा मसीहा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न देखेंगे ऑस्ट्रेट पैराग्राफ बाद में कराऊंगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। तो सबसे छाटिए, अभ्यस्त 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 या अभ्यस्त अभ्यस्त। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि अभ्यस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आज नेट की बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट, जो आपकी वीडियो भी लगा रही है। ठीक है, बार बार। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो बताना है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो स्टूडेंट कमेंट करें अच्छे से, ये तो आपके हिंदी है और हिंदी का आप शहंशाह हो, करिए कमेंट। तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा पैगंबर। तो बताएंगे पैगंबर किस भाषा का शब्द है। फिर जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी हैं। तो जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा जीवन के। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा किसके है, जीवन के। उपवाक्य पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा। तो वह आदमी जो कल आया था, तो विशेषण है स्टूडेंट, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि वह आदमी जो कल आया था, तो विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, खा, घा, जा, झा। तो आपको पता है कि महाप्राण अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो अल्पप्राण का कोड क्या होता है स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, 135 होता है और महाप्राण का 2 4। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अल्पप्राण वर्ण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, का, घा और अड़ा। ठीक है, और महाप्राण होते हैं खा और घा, दूसरा और चौथा। तो ध्यान रखना, इन्हें महाप्राण ध्वनि पूछी है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है, ये पूछा है स्टूडेंट, तो जा नहीं है। कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जा नहीं है स्टूडेंट। ठीक, ध्यान रखना, दूसरी और चौथी तो होती है स्टूडेंट, जा नहीं है। ठीक है, वैया प्रत्यय लगाकर कौन सा बना शब्द कौन सा होगा। तो कौन सा शब्द वैया प्रत्यय लगने से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएं कि कौन सा शब्द वैया प्रत्यय लगने से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 को जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, कमेंट कर दें। तो भैया प्रत्यय लगने से बनाया खवैया, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदशा, किंकर, गिरवण। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर, किंकर। कौन सा है, किंकर है। नेक्स्ट है, साकेत महाकाव्य के रचिता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मैथ्सन गुप्त या नागार्जुन। साकेत महाकाव्य के रचिता बताने हो स्टूडेंट, तो कर दे कमेंट अगर आपको पता है तो आंसर।
करिए कमेंट क्वेश्चन, अगर नहीं पता चुप रहिए, नहीं तो कर दिया कमेंट, ठीक है क्वेश्चन। तो 53 का सी हो जाएगा क्वेश्चन, मैथिली गुप्त साकेत, ध्यान रखना है, मैथिली गुप्त की हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गोह प्लस चरित्र के संधि विच्छेद क्या होगी क्वेश्चन। तो 54 का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो गोह प्लस चरित्र का हो जाएगा गोह चरित्र, तो सा बन जाएगा, तो ध्यान रखना सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखेंगे, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा बी आंसर, क्या हो जाएगा, बी आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य छाटिए, शुद्ध वाक्य छाटना क्वेश्चन, तो बताना है, उस वन में प्रातः काल में समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। या उस वन में सवेरे का दृश्य समय का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, बताएंगे, कमेंट कर दें क्वेश्चन। तो उस वन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, सी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो बताएंगे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, और उपसर्ग उन 3 शब्दों के आते हैं क्वेश्चन जो शुरू में जुड़ते हैं। तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है क्वेश्चन, और बाकी सभी शब्दों में उपसर्ग है। तो ध्यान रखना, उपसर्ग की पहचान ही बताऊंगा क्वेश्चन कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है क्वेश्चन, किन्नर, अहिंसा, अंतरिक या अपरिग्रह। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है क्वेश्चन, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। तो किन्नर, अहिंसा, अंतरिय, अपरिग्रह। तो क्वेश्चन जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है अहिंसा, क्या है, अहिंसा, ठीक है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा नंबर 59 की ओर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, तो बताना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, रत्नावली, किसके द्वारा, रत्नावली के द्वारा। लिंग बताना है, मण ग्रंथ में कैसा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएंगे कि मन ग्रंथ में कैसा लिंग है। तो क्वेश्चन आपको पता है क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उभयलिंग, कौन सा हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा स्टैंड, कौन सा, सी आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो मन ग्रंथ में लिंग है वो उभयलिंग है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताना है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर निर्मम या निर्दय, निर्भय या निर्दयनीय हृदय। तो उसका आंसर हो जाएगा निर्मम, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। मैं मनुष्य की मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मैं इच्छा नहीं है, बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो बताना है कि इस चिन्ह का उपयोग सही नहीं हुआ है स्टूडेंट। कौन से विकल्प में विराम चिन्ह का उपयोग सही नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो ध्यान